बेसिक मतलब बताया कि कैसे आपने इमेज को सेव करना है, उसको मतलब क्रिएट करना है, जो बेसिक इमेज प्रोसेसिंग पे भी करें। उसके बाद फिर आगे जो पिलो लाइब्रेरी है उसमें यूज़ करें, और उसके बाद नेक्स्ट जो है मतलब ओपन सी वी भी भी करवाएं, और फिर डीप लर्निंग आगे स्टार्ट करेंगे। सर अभी तक हम लोगों ने यानी पिलो से जो इमेज के ट्रांसपोज करना, फ्लिप करना, उसके ऊपर फिल्टर्स लगा के देखे थे, वाटरमार्क अप्लाई किया था। सो इस तरह से इमेज प्रोसेसिंग अभी से पिलो पे किया, और आज सर ने कहा था कि ओपन सी भी यूज करेंगे। कराची में वोटिंग का अमल पहले मुख्तलिफ मकामात पर काफी। यस सर, इसके ऊपर मैं भी ऐड करूंगा कि हमने पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है जिससे हम लोग इमेजेस को मैनिपुलेट करते हैं पिलो नेम से। तो हमने उस लाइब्रेरी के थ्रू इमेजेस के साथ प्ले किया, हमने उसको रोटेट किया और उसके इमेजेस के फंक्शंस देखे ताकि हम लोग उसको मल्टीपल एस्पेक्ट से चेंज कर करके अपने डेटा सेट को बढ़ा सकें। तो सर शाम ने इस पूरी चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया था कि हम लोग किस तरीके से अपने डेटा सेट को बढ़ा सकते हैं और अच्छी तरीके से मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। सो अभी हम लोग पिलो लाइब्रेरी के बाद अभी हम पिलो से स्टार्ट किया, नेक्स्ट हम ओपन सीवी एंड दूसरे लाइब्रेरीज के ऊपर जाएंगे। अमेजिंग। सो कोई चीज जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एनीथिंग वी कैन मेक बेटर। सही। तो जिन लोगों ने फॉल 2020 फाल के एडमिशन के लिए अप्लाई करना, पहली तो बात है जो लोग अभी इस टाइम सिक्स्थ सेमेस्टर में हैं, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फॉल 2025 स्कॉलरशिप्स। तो वो अभी से अपने सीवी पे काम करना शुरू कर दें, ताकि जब आप अप्लाई करें अगस्त में तो आपके सीवी पे कुछ चीजें आ चुकी हों जो आपको हेल्प हो करें उस केस में। तो जिस तरह यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं 4 साल पढ़ते हैं, स्कूल में 10-12 साल पढ़ते हैं, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दे आर नॉट गुड एनफ। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हमें आता तो कुछ है नहीं, अब हम क्या करें। तो इसी तरह आईकोड गुरु पे भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत कम फायदा होगा, लेकिन अगर आप पढ़ा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कम से कम 10 गुना ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए ट्राई टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन द सेशन, टू हैव अ डिस्कशन, या खुद आपने कुछ किसी टॉपिक पे, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं ना, खुद तो कोशिश करें, या कहीं और से सीखते हैं तो कोशिश करें उसकी प्रेजेंटेशन या उसकी वर्कशॉप दे दें। तो दैट इज वन ऑफ द टिप जो कि बहुत जरूरी है करना। तो कोई ऐसा साथी जो नया है और जो अगले साल अप्लाई, जो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रहा है, हैंड रेस करेंगे। सर जिनका सिक्स सेमेस्टर अभी स्टार्ट होगा तो वो भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। और सर अगर आप थोड़ा इस स्कॉलरशिप के बारे में एक्सप्लेन कर दें। हाँ बिल्कुल जी, जिनका 6 सेमेस्टर स्टार्ट है मैंने अभी बताया, दे आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। देखिए अमेरिका में 4,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, सब यूनिवर्सिटीज में जो ग्रेजुएट स्टडी MS PhD है वो फ्री होती है, बल्कि साथ वो महीने का $2,000 भी देते हैं। तो लेकिन ऑब्वियसली सिलेक्ट वो लोग होते हैं जिनका सीवी अच्छा होता है, रेडी होता है।
तो अगर आप अगले 4 महीने दिन में 1 घंटा आईकोड गुरु को दे सकते हैं तो आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। यू विल हैव रीजनेबल चांस, रीजनेबल मीन 80-90% चांस तक आपको मिल जाना चाहिए। बाकी अगर आप मेरी चार, मुझे लग रहा है कि आपने मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स नहीं सुनी, तो वो आप सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि तैयारी क्या करनी है उस चीज़ के लिए। ओके सर। तो जी, ये सर जुबैर ने शेयर कर दिए टॉक्स। तो इसके अलावा जो है बाकी चीज़ें, उस जो और चीज़ आप कर लें कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड ऑफ मिनट से लेस है तो रोज़ाना टाइपिंग करें। आपकी टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट के राउंड होनी चाहिए। जिन लोगों ने अप्लाई करना है उन्होंने, उनके लिए। क्योंकि जरिए बता, इंटरव्यू में उस बंदे को फायदा होगा, जॉब में भी उस बंदे को फायदा होता है जो टाइप जल्दी कर सकता है। चलो, किसी को कोई और क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन गो टूवर्ड्स द सेशन टुडे। तो हु विल बी प्रेजेंटिंग टुडे? आज किसने प्रेजेंट करना था? भाई कौन पढ़ा रहा है आजकल? सर आई थिंक कल सर ने अनाउंस किया था कि सर दानिश आके हमें ओपन सीवी पे करवाएंगे, लेकिन आई थिंक उन्होंने हो सकता है किसी और से कह दिया हो बाद में, क्योंकि वो मीटिंग में वो नजर नहीं आ रहे। तो इट हाँ, हो माइट बी सकता है आज उनका। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के इश्यूज हैं। हाँ, हो सकता है इंटरनेट का इशू होगा, तो उसकी यस। बजाय कोई और साथी कोई और टॉपिक डिस्कस करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो मॉडरेटर्स, आप में से कोई कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहे? सर नॉट रेलिवेंट टू दिस सेशन, लेकिन अगर हम जनरली डिस्कस करना चाहें तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, अगर आप ये हाँ, रिकमेंड करें इस सेशन। हाँ, बड़ा जबरदस्त सेशन हो जाएगा। मेरा यस ख्याल है सर, इट इज श्योर। ऑलवेज गुड। तो जो नए स्टूडेंट्स आए हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि जब हम नए, तो जी सर, जस्ट किसी अ और मिनट। ऑडियंस में से किसी और को कोई कोई मशवरा, कोई सजेशन? हाँ तो ठीक है जी, जुबैदा, फिर मेरे ख्याल इस पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी। यस सर, प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है। यस सर, इट्स यस विजिबल। सर, विजिबल है। ओके। अच्छा, जैसे आप सब लोग जानते हैं और सर जफर अक्सर बताते रहते हैं कि यूएस के अंदर 52 स्टेट्स हैं एज पर माई नॉलेज, और हर एक स्टेट के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स देते हैं पूरी दुनिया को, जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे आना चाहें। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि अगर हम राइट लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो कैलिफोर्निया है, वाशिंगटन है, ओरिगोन है, नवेडा है। ये आप अभी भी ऐसी स्टेट्स हैं, मैं इस साल अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनका नाम भी मैंने पहली बार सुना। तो इन सारी स्टेट्स के अंदर जो हायर एजुकेशन है, जो ग्रेजुएट स्टडीज है, जैसे मास्टर्स है, पीएचडी है, और ये दोनों एक ही डिग्री के दो नाम हैं, तो ये फुली फंडेड होती है। तो इन सब में अप्लाई करने का जो तरीका है, एक तो ये है कि आप सिर्फ जाएं और प्रोफेसर फाइंड आउट करें, उसको अपनी सीवी सेंड कर दें। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि पाकिस्तानी ग्रेजुएट कोई भी, उसकी सीवी पे 2 लाइनें होती हैं। एक उसका नाम होता है, दूसरा उसने ये लिखा होता है कि मैंने बैचलर यहाँ से किया, और तीसरा मैक्सिमम ये आ रहता है कि मैंने एफआईपी के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये किया था, या एक इंटर्नशिप की थी किसी अननोन सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, या किसी अननोन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन इस तरह के सीवीज उनके पास हजारों की तादाद में आते हैं एंड दे गेट रिजेक्टेड इजीली। तो इस वजह से
ये मेरा इंट्रोडक्शन है, बट मैं इसको स्किप करूंगा जस्ट टू मैंने गिव सम टाइम। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट मैटर्स एंड व्हाट डज नॉट, यूनिवर्सिटी एंड सीजीपीए। तो कोई आप में से गेस करना चाहेगा कि क्या यूनिवर्सिटी मैटर करती है, कि आप लम्प से हैं या आप विचुअल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स? एनीवन No, हु वुड लाइक टू गेस? no, sir. ओके, एंड मैम कैन यू प्लीज गिव अ रीजन क्यों नहीं मैटर करती? सर, एक तो बेसिकली उनको सीजीपीए से कंसर्न है कि उन्हें पता हो कि आप किस लेवल पे हैं, और दूसरा ये कि लाइक यूनिवर्सिटी का इसलिए है कि उन्हें ऐसा हमारा यूनिवर्सिटी का इतना आइडिया भी नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है और कौन सी नहीं। तो आई थिंक सीजीपीए जो है ना वही मैटर करता है कि आपके सीवी पे जो बेसिकली जो मेंशन होता है कि आप कहाँ पे रिलाई करते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू मैम फॉर एक्सप्लेनिंग। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, कोई भी पार्टिसिपेंट है, उसको आप 30 स्टूडेंट्स के रूम में बिठाएं और उन दोनों का उनका एक टेस्ट कंडक्ट करें, तो वो कहाँ पे स्टैंड करता है ये आपकी सीजीपीए बता रही थी कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो 4 साल गुजारे हैं, क्या आप उसमें 3 से अबव सीजीपीए सिक्योर कर पाए हैं या आप उससे बिलो जा रहे हैं? तो अगर आप बिलो जा रहे हैं, सीजीपीए आपका 3 से लेस है, तो आपके जो चांसेस हैं वो 0% हो जाते हैं। शायद रेयरली हो जाए कि कोई यूनिवर्सिटी आपको लक पे अपॉर्चुनिटी दे दे, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जो क्लरिकल स्टाफ है वो, क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन का पूल बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई होती हैं पूरी दुनिया से, तो वो 3 से नीचे जिनकी सीजीपीए होती है उनको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये मेक श्योर करें कि आपकी सीजीपीए 3.5 आए, और या 3.53 से अबव है एटलीस्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटर्नशिप्स। अच्छा, इसके अंदर ना इंटर्नशिप्स कई तरह की होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंटर्नशिप आई कुड गुरु से एक मॉडरेटर थे, वो कनाडा में कर रहे थे, उनकी ग्रेजुएशन पाकिस्तान की है, अभी उनकी ग्रेजुएशन होनी है, बट ही वाज डूइंग एन इंटर्नशिप इन कनाडा एज अ रिसर्च असिस्टेंट विच इज क्वाइट गुड। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि इंटर्नशिप्स के नाम पर एक्सप्लॉइट किया जाता है स्टूडेंट्स को, उनको अनपेड इंटर्नशिप्स दी जाती है, उनसे दिन में 14 घंटे काम लिया जाता है, और ना कि उनको कोई स्किल सिखाया जाए, बल्कि उनको लो प्रायोरिटी टास्क दिए जाते हैं कंपनी के, जो कि बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं होते, या उनका उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। एंड एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप दे जस्ट गेट अ सर्टिफिकेट विद नो स्किल्स, विद नो प्रॉपर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, एंड दे गेट एक्सप्लॉयटेड। लेकिन इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स हासिल करना पाकिस्तान के अंदर काफी मुश्किल है। तो इस वजह से जो पाकिस्तानी इंटर्नशिप्स हैं, स्पेसिफिकली स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर या कंपनीज के अंदर, उनको अवॉइड करना चाहिए, उनकी कोई वर्थ नहीं है। सर यहाँ मेरा एक हाँ, क्वेश्चन है। बस। अगर ये जी जी इंटर्नशिप और सीजीपीए से रिलेटेड, एक्चुअली मैंने जैसे 2 वीक्स पहले ना सर जफर को बताया था कि मैंने 5th सेमेस्टर के रिसेंट एग्जाम्स दिए हैं। तो 5th सेमेस्टर में ये जी हुआ कि ना मैं 4th सेमेस्टर के बाद मुझे इंटर्नशिप मिली नेटसोल में, ठीक है। तो मैं मतलब सोचा कि अच्छी कंपनी है, वहाँ करते हैं और काफ़ी फायदा भी हो मुझे, राइट। और उसके बाद जब जी यूनिवर्सिटी गया तो वो 3 माह की थी इंटर्नशिप, बट जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मेरे ना कुछ सब्जेक्ट्स में अटेंडेंस मेरी शॉर्ट हो गई थी। अब हमारे फिफ्थ जी। सेमेस्टर में थे सेवन सब्जेक्ट, उसमें से मैंने सब टीचर को कन्विंस कर लिया कि उन्होंने मुझे अटेंडेंस में रिलैक्सेशन दे दी। अब ठीक एक है। सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में ना मैंने मतलब नहीं कन्विंस हुई, तो उसमें मेरा ना एक एफ लग गया। तो ये जी मेरी जिंदगी का पहला एफ था। तो इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब मेरे 5th सेमेस्टर में एक एफ ग्रेड है, बाकी मेरी ओवरऑल जीपीए जो है 5th सेमेस्टर की दैट इज 3.3, और सीजीपीए ठीक है। अब तक मेरी 3.42 है। तो इसमें मेरा जी, कोई बैड फर्क पड़ेगा मेरे, मतलब एक 4 कैटेगरी के सब्जेक्ट में मेरा एक एफ ग्रेड लगा हुआ है। अब देखिए, जैसे मैंने एफ सिक्स ग्रेड जो होता है ना सिक्स के बाद अप्लाई करना वो है। आप, जी जी, आपको एफ ग्रेड जो भी होता है ना वो आपको रिपीट करना पड़ता है, राइट? क्योंकि जी जी। वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जब आप उसको रिपीट करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अब सर कह रहे थे कि आपने 6 के बाद आपने आइल्स देना और फिर आपने अप्लाई वगैरह करना है। तो उस दौरान तो वो जी मेरा रिपीट नहीं हुआ होगा ना, तो उस दौरान तो यानी कि विद एफ ग्रेड ही मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो तो जब मैं उसमें समर लगाऊंगा या मे बी ठीक है। जूनियर के साथ इन्वॉल्व करूंगा तो फिर ही वो होगी आप वो। उसके अंदर जब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं कर लेते, हाउ वुड यू कन्विंस द प्रोफेसर कि आपकी जो करंट ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर जो आपके ग्रेड्स लिखे हुए हैं उसके अंदर एक एफ ग्रेड है, तो वो तो बहुत बुरा इम्पैक्ट देगा। तो अब आपको ये करना होगा कि आप जब तक अपना एफ ग्रेड इम्प्रूव नहीं कर लेते, क्योंकि जब आपके प्रोफेसर ने रेज्यूमे देखनी है और उसने ट्रांसक्रिप्ट देखनी है, फिर उसके बाद उसने आपसे आपकी बाकी प्रोफाइल देखनी है, तो ये दो चीजें जो है इनके अंदर सीजीपीए बहुत मैटर करती है, तो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग टू यूएस। तो इट मीन्स कि मैं 20 साल ना अप्लाई करूँ। वैसे मेरी अब तक तो जैसे मैंने बताया कि देखें, 3.42 है सीजीपीए।
ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि आप इस साल ना अप्लाई करें। फॉल 2025 के लिए बात कर रहे हैं आप, राइट? जी जी। देखिए, 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 इंटेक्स होते हैं हर साल में, और कुछ यूनिवर्सिटीज 3 इंटेक तक देती हैं। एक समर इंटेक होता है, सॉरी, एक स्प्रिंग होता है, एक समर होता है और एक फॉल होता है। तो ये 3 इंटेक्स होते हैं। तो अगर आप अप्लाई इस नियत से कर रहे हैं कि आप लाइक इसी इनटेक के अंदर चले जाएंगे, तो ये एक लाइक आप समझ लें कि आपका ना पहली ट्राई है, और आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जैसे ही आप अपना एफ ग्रेड जो है उसको ठीक कर लें, इस समर कर लें या जिस तरह से भी आप कर सकते हुए, तो उसको जैसे ही आप ठीक कर लें, अपनी आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे शो आ जाए दैट यू हैव रिपीटेड द सब्जेक्ट एंड यू हैव गॉट अ गुड ग्रेड, तो आप उसके साथ फौरन से अप्लाई करना शुरू कर दें, डिस्पाइट द फैक्ट कि कौन सा उस टाइम पे चल रहा है, उस टाइम पे एप्लीकेशन ओपन है या नहीं है। आप प्रोफेसर्स को ईमेल करना शुरू कर दें, लेकिन शर्त यह है कि थोड़ी सी आपने प्रोफाइल के ऊपर काम किया हो। ऑलराइट, थैंक यू। जी सर फसी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शायद। जी जी, मैं इसके ऊपर एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि अ, आपकी प्रोफाइल के अंदर सिर्फ सीजीपीए एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ मैटर करती हो। आपकी पूरी प्रोफाइल मैटर करती है। उसके अंदर आपकी हैकाथॉन्स आ जाती हैं, आपकी कोडिंग कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, आपकी कोडिंग स्किल्स आ जाती हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आ जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि आप काम किस तरीके से करते हैं, आप कितने एफिशिएंट हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी तेज है। तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। अगर तो एक तो पहली बात, अगर आपके पास एफ ग्रेड है किसी कोर्स के अंदर, सो आप नेक्स्ट फॉल तक, फॉल 2025 के अंदर, जो कि अगले साल से स्टार्ट होगा, तब तक एक समर्स बीच में आएगा, आप उसके अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं एंड आप उसके लिए डायरेक्टली एलिजिबल होंगे। बट अगर आप उससे पहले ही अप्लाई करते हैं, एक एफ ग्रेड के साथ अप्लाई करते हैं, तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी प्रोफाइल ऐसी हो कि जिसके अंदर आप किसी भी बंदे को ये प्रूफ कर सकें, यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी को आप ये प्रूफ कर सकें कि आप एलिजिबल हैं, एक अच्छे कैंडिडेट हैं उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। और सेकंड, आप अपने प्रोफेसर को जो है वो भी ये प्रूफ कर सकें कि ये एफ ग्रेड आपकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से नहीं आया है, बल्कि आप जो डिफरेंट चीज़ें कर रहे थे, आप जो फाइनेंशियल स्ट्रगल से फेस कर रहे थे, आप इंटर्नशिप कर रहे थे, या फिर जो भी एक्स वाई जी रीज़न है, आप अगर उनको ये प्रूफ कर देते हैं कि उसकी वजह से आया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल वो आपके हक में डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली है कि आपकी सिर्फ सीजीपीए के ऊपर, आपकी इंटर्नशिप के ऊपर या आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर फैसले नहीं हो रहे, आपकी पूरी प्रोफाइल के ऊपर फैसले हो रहे हैं। सो थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। सर फसी। एक्चुअली अभी तक सिर्फ सीजीपीए की बात हुई थी, बाकी चीजें जो है वो उसके ऊपर हमारे, लेकिन थैंक यू, आपने ऐड कर दिया। अच्छा, कोई बताएगा कि 200+ लीड कोड क्वेश्चंस क्यों जरूरी हैं? एनी गेस? बिकॉज लीड कोड हमें सिखाता है कि वो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक्स होती है उनको इम्प्रूव करता है। और 200 इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज स्टार्टिंग में हमें लीड कोड में ना कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या कर रहे हैं और सब हो कैसे रहा, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और स्ट्रैटेजीज कैसे इम्प्लीमेंट करें। बट जब तक हम 200 तक पहुंचते हैं, तब हमें बेसिकली लीड कोड का थोड़ा सा अंदाजा होना शुरू होता है कि हम कौन सी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स को किन क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करें और किस तरह से हम हर एल्गोरिथम को अप्लाई करें। तो दैट इज वाई हमें एटलीस्ट 200 तो सॉल्व करने चाहिए ताकि हमें कुछ आइडिया हो सके, जब हमारे सामने कोई अननोन क्वेश्चन आए तो हम उसके लिए कुछ सोच सकें। एग्जैक्टली, थैंक यू मैम। कोई और बताना चाहेगा? एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर देयर थॉट्स? सर ये जो फांग कंपनी है ना, फेसबुक, अमेजोन, गूगल, जो इनके जी जो जी इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, वो ये लीड कोड पे पड़े होते हैं, तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमें इंटरव्यू में आसानी होती है। जी। अ, मैं इस पे मेरे दोबारा शेयर से बताऊं। जी जी फैन कंपनी तो एक अलग सिनेरियो है, उसमें इंटरव्यू हमने देना है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम 200 प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं तो हमारा जो माइंड है इतना ब्रॉड हो जाता है
हम लॉजिकल थिंकिंग सोच सकते हैं। तो उसके बाद किसी भी टेक स्टैक को सीखें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको ज़्यादा देर लगेगा। लेट्स सपोज एक बंदा बिल्कुल बिगिनर है और उसने वेब वेब डेवलपमेंट या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखनी है, तो मे बी वो 2 और 3 मंथ्स के अंदर सीख सकता है। अगर वही बिगिनर जिसने लीड कोड नहीं किया हुआ, तो वो करता है 1 साल भी लगा देगा, तो उसको यही लगेगा कि उसने यार अभी तक सीखा नहीं है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस वजह से हम लीड कोड करते हैं, ताकि जो हमारा सोचने का अंदाज है ना, वो वसी हो सके। मेन काम ये है। तो डेफिनेटली जब हमने बड़ी कंपनी में जाना है, तो हमारा लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस एक काफ़ी स्ट्रोंग होना चाहिए। सो दैट्स वाई आई थिंक 200 प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छी हैं। जी, थैंक यू। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा मोल्ड करके पूछता हूँ कि एडमिशन में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जब अप्लाई करेंगे किसी यूनिवर्सिटी में तो आपको 200 लीड कोड के क्वेश्चन चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है? एनीबडी? उसमें ये होता है कि प्रोफेसर को पता चल जाता है एटलीस्ट किस बंदे को ना कोडिंग आती है अच्छी। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, ऐसे होता है कि ना जब आप 200 प्लस लीड कोड क्वेश्चंस कर चुके होते हैं, और उससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपने एटलीस्ट 50 या 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आई कोड गुरु के सेशंस में पढ़ा दिए होते हैं, यानी कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आपके सामने कोई भी टेक स्टैक रखी जाए, चाहे वो पाइथन की हो, जेंगो की हो, मर्न स्टैक हो, एंगुलर का स्टैक हो, या कोई भी स्टैक हो, कोई भी फ्रेमवर्क हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, तो आपकी जो स्पीड है ना उसको सीखने की और उसको परफॉर्म करने की, उसके अंदर अगर आपके सामने फॉर एग्जांपल एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बना पड़ा हुआ है, जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, वो भले मशीन लर्निंग का कोड हो सकता है, वो किसी और चीज का कोड हो सकता है, तो आपको उस कोड को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी एज कम्पेयर टू अ कैंडिडेट जिसने लीड कोड के 200 प्लस क्वेश्चंस नहीं किए हुए। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो एक अन टेक्नोलॉजी को सीखे और उसके अंदर काम करके दिखाए। तो जब आप 200 प्लस लीड कोड क्वेश्चंस करते हैं तो आपका माइंड अनब्लॉक होता है, आपको कोडिंग पैटर्न्स के बारे में पता चलता है कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली होती क्या चीज है, और हम इसके अंदर किस तरह लॉजिकली थिंक कर रहे होते हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम को डाटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू सॉल्व करें। तो ये इस वजह से जरूरी है। किसी का कोई क्वेश्चन लीड कोड 200 प्लस क्वेश्चंस करने के बारे में? कि हम आगे चलते हैं? यस, मेरा क्वेश्चन जी है, मैम। लीड कोड भी 200 क्वेश्चन है, मतलब वो कौन से वाले होने चाहिए? लाइक जैसे वो डिवाइड किए होते हैं ना, कुछ अरेज के होते हैं, और मतलब हम किस कैसे चूज करें कि हमें किस कौन से वाले 200 चूज करना चाहिए? Like, जी मैम, ये आपका ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा हो सकता था कि डॉक्टर जफर शायद जो है वो एक ना आई कोड गुरु के स्लैक चैनल में एक लिस्ट पिंग कर देते कि ये 200 क्वेश्चंस हैं, आप इनको कर लें तो आप रैंक में चले जाएंगे। लेकिन इंटेंशनली सर जफर ने वो 200 क्वेश्चंस की लिस्ट कभी बनाई ही नहीं है, और हर एक स्टूडेंट के लिए ये ओपन चैलेंज दे दिया कि आप लीड कोड के कोई भी 200 सवाल कर लो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। उसकी रीजन ये है कि जब आपके सामने एक अननोन प्रॉब्लम आता है, आप उसको एज अ ग्रुप या एज ए इंडिविजुअल समझते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होती हैं। आपको पता चलता है कि इस प्रॉब्लम के लिए मैं कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज कर सकता था, इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा एल्गोरिदम जो है वो ऑप्टिमल है और क्यों है। तो इस तरह जब आप 200 अननोन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, जो कोई एक स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है, कोई भी लिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, आप भले नीट कोड की लिस्ट फॉलो कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है तो आप ब्लाइंड 75 के साथ जा सकते हैं, अगर आप कोई और लिस्ट अपनी बना के फॉलो करना चाहते हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो जब आप 200 प्लस क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी लीड कोड जर्नी स्टार्ट होती है। आपको ये पता चलता है कि आपके सामने अब अननोन कोई भी क्वेश्चन रख दिया जाए, जैसे मैंने जवेरिया ने मेंशन किया था, तो आप उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि आप उसके लिए एक एल्गोरिदम राइट कर सकें। तो ये इसलिए जरूरी है। ओके, थैंक यू। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन इस बारे में? सर, क्वेश्चंस करने से पहले हमें डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने चाहिए, लाइक डीएस से पहले करना चाहिए, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाए? देखें, जो ये करता है ना कि वो डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना शुरू कर देता है, और फिर ये सोचता है कि जब वो सारे डाटा स्ट्रक्चर सीख लेगा अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद वो लीड कोड की तरफ आएगा, तो वो कभी इस तरफ आ ही नहीं पाता। यही पाइथन के साथ होता है कि अगर आप देखें, मुझसे किसी ने पूछा कि मैंने लीड कोड स्टार्ट करनी है, तो मैंने कहा कि आप थोड़ी सी पाइथन सीख लो तो फिर आ जाना। तो अगले दिन मुझे पता चला कि वो शख्स है वो 100 डेज ऑफ पाइथन वाला चैलेंज लेके बैठ गया,
जिसके बाद उसकी लर्निंग वो बिल्कुल भी नहीं होगी जो आप 100 डे ऑफ लीड कोड वाला चैलेंज करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप, अगर आपको ना पाइथन आती है ना आपको डाटा स्ट्रक्चर आते हैं, आप आईकोड गुरु के सेशन में आए। आप और कोई अननोन शख्स अननोन क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, आपके लिए अननोन होगा क्योंकि आप न्यू है। तो आप ये देखें कि क्वेश्चन क्या है। जब आपको क्वेश्चन की समझ आने लग जाएगी तो एट आफ्टर अ वीक, मैं ये क्लेम करता हूँ कि आफ्टर 1 और 2 वीक आपको ये भी समझ आने लग जाएगा कि सोल्यूशन क्या है और हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद कोड की तरफ हम आए। सर जफर ये खुद बताते हैं कि उन्होंने 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन समझे हैं कि सोल्यूशन इसका क्या हो रहा है, और उसके बाद वो कोड की तरफ आए कि उन्होंने कोड लिखना सीखा कि किस तरह से हम कोड लिख रहे होते हैं, या किस तरह हम कोड का शॉर्ट हैंड यूज कर रहे होते हैं, या उसको डिफरेंट तरीके से लिख रहे होते हैं। मैम आपका क्वेश्चन ये है कि गाइडलाइंस फॉर समवन हु कंप्लीट्स 200 लीड कोड क्वेश्चंस, राइट? ओके। ऐसा है कि ये एक तरीका होता है। 200 सवाल करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप लीड कोड से फेमिलियर हो सके, आपको ये पता चले कि लीड कोड है क्या और आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप स्टार्ट होते हैं। इसके बाद अगर आप डॉक्टर रेहान के सेशन में जाएं तो डॉक्टर रेहान एक लिस्ट फॉलो कर रहे होते हैं 500, आई थिंक वो मेटा की, मे बी गूगल की है, 500 इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ गूगल, ठीक है। तो वो एक लिस्ट है कि अगर आपने वो 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आई कैन बेट कि आप किसी ना किसी फैंग कंपनी में लाजमी चले जाएंगे, बशर्ते कि वो आपने आईकोड गुरु के सेशंस में सॉल्व किए हैं। उसकी रीजन ये है कि जब आपके सामने एक्चुअल इंटरव्यू आता है तो ज्यादा बड़ा मसला ये नहीं होता कि आप सवाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। उससे बड़ा मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स हैं वो पैनिक कर जाते हैं, उनको चीजें बिल्कुल भूल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मुझसे एक प्रोफेसर ने लीड कोड का क्वेश्चन पूछा था, मीडियम क्वेश्चन था और ट्रीज का क्वेश्चन था, ठीक है। और मेरी टाइपिंग स्पीड जो है वो 90 to 100 वर्ड्स पर मिनट है। एंड उस टाइम पे जो मेरी टाइपिंग स्पीड आ रही थी वो आ रही थी 60 या 50-60 के राउंड अबाउट, क्योंकि मैं एट दैट सेम टाइम थिंक कर रहा था और राइट कर रहा था। और वो एक मीडियम क्वेश्चन था, जिसने लीड कोड नहीं किया हुआ वो तो उस टाइम पे जाके बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि उसने ये किस तरह से करना है। लेकिन अगर आपने लीड कोड किया हुआ है और आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है तो उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत मैटर करती है कि आपने मुख्तलिफ लोगों के सामने किस तरह से प्रेजेंट किया। हाईकोर्ट ग्रुप में पढ़ाना जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप नॉर्मली किसी यूनिवर्सिटी के अंदर देखें ना तो जब प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है तो वो ब्लैंक माइंडेड स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, जिनके पास 90%, तो एक आधा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उस टॉपिक को पहले पढ़ के आए होते हैं, उनके पास कुछ नॉलेज होता है। 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो प्रोफेसर जो भी चीज पढ़ा जाए मोस्टली स्टूडेंट्स उसको उससे एग्री कर जाते हैं। लेकिन आईकोर्ट ग्रुप पे ऐसा हमेशा होता है कि अब आप जब कोई चीज पढ़ा रहे हैं ना तो कोई एक आधा शख्स आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा और वो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा जो आपको नहीं आता होगा, या कोई वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर देगा जो आपके लिए भी सीखने की जरूरत है। तो इस तरह आपकी जो लर्निंग है वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है जब आप आई कोड गुरु के सेशंस में 10 15 या 20 लोगों के सामने एक लीड कोड का क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, अगर हाँ जी। जिसने मतलब अभी पहले भी थोड़ी बहुत लीड कोड की और उसे पाइथन आती हो, तो आई कोड गुरु का कौन सा सेशन वो लीड कोड का अभी अभी के लिए ज्वाइन करे ताकि वो अपनी स्किल्स को इतना ऊपर लेके जा सके। जी। आप में से कोई और इसका आंसर करना चाहेगा? आप मैम क्वेश्चन आयशा, आप बताना रिपीट चाहेंगे? कीजिएगा। हाँ सर, अहमद आप बता दें जी। क्वेश्चन उनका ये है कि उन्होंने थोड़ी सी पाइथन सीखी हुई है और कुछ लीड कोड के क्वेश्चन सीखे हुए हैं, तो वो कौन से सेशन में जाए? सही है। असल में क्या होता है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग की इफ स्टेटमेंट और फॉर लूप का पता चल जाता है ना, तो इट्स ओके, इतनी प्रोग्रामिंग काफ़ी है। फिर आप लीड कोड के सेशन में जाएं तो उन्होंने क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट लिखी होती है, आपने पहले उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या पूछ रहा है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो, मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सोल्यूशन। तो फिर जो जब वो करते हैं तो तब आपने सोल्यूशन समझना है। तो फिर वो जो कोड लिख लेना है ना, उन्होंने लिखा होना है, तो सारा आपने रजिस्टर के ऊपर लिख लेना है, ठीक है। उसको आपने एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करना है। जब मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी ना 2019 के अंदर, तो तब जो पहली दफा हमारे सर ने क्या किया था, व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक प्रोग्राम लिख दिया था सी के अंदर। तो मैंने सेम उसको कॉपी पेस्ट किया रजिस्टर के ऊपर। मैंने घर जाके ना मतलब एक एक लाइन को देखा कि इसका क्या मतलब है। तो इस तरह मैंने स्टार्ट किया, तो 15-20 दिनों के अंदर अंदर मुझे चीज़ों का आइडिया होना शुरू हो गया था। सही है, तो इस तरह प्रोग्रामिंग जो है ना हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप तरीका यूज करके देखें में भी हेल्पफुल है।
थैंक यू सर। कोई और बोलने लगा था? इफ एनी वुड लाइक टू ऐड इन, कुछ आप ऐड करना चाहें तो बोले। यस, मैं भी अपना लर्निंग कर्व जो है वो शेयर कर देता हूँ। मैंने एक फेमस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स अटेम्प्ट किया था, हार्वर्ड CS50। सो उसके अंदर भी मैंने ये किया था कि जैसे जैसे वो कोर्स बताते जाते थे, मैं उसको ऑन द स्पॉट जो है वो लिख लेता था रजिस्टर्स के ऊपर, एंड देन उसको प्रैक्टिस करता था। सो बहुत जल्दी मैंने उससे सीखा था। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको आगे बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली आपको क्लियर हो गया साइन? यस सर। आप कोई भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और आप लर्निंग की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएगी। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन अबाउट लीड कोड 200 या रेलिवेंट टू इट, फिर हम आगे चलते हैं। ओके ग्रेट। अच्छा, ऑनलाइन लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स। जब प्रोफेसर ने आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट लेना है, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों से वाकिफ हो तो एक होता है GRA, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट, और एक होता है GTA, जो कॉमन दो टर्मिनोलॉजीज हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। तो अगर उसने आपको रिसर्च असिस्टेंट लेना है तो ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर वो आपको टीए शिप दे दे या एज अ ले ले। तो और दूसरी चीज ये कि उसने ये देखना है कि जब आप कॉन्फ्रेंसिस के अंदर जाते हैं तो आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आपकी CV जो है ये चीज नहीं बता सकती अनलेस कि आपने उसके ऊपर काफी सारी चीजें मेंशन की हो, या वो प्रैक्टिकली कैसे विजुअलाइज करेगा कि एक स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, जहां से उससे पहले उसने किसी भी स्टूडेंट को अब जगह नहीं दी और लाइक अपने पास एडमिट नहीं किया, तो वहां से एक स्टूडेंट आ रहा है और वो किस तरह से एक्सीलेंट परफॉर्म करेगा। तो उसका एक तरीका होता है कि आप अपने ऑनलाइन लेक्चर्स क्रिएट करें, ट्यूटोरियल्स क्रिएट करें, अपनी वर्कशॉप्स क्रिएट करें। जैसे आप iCode गुरु के ऊपर अगर पढ़ाना शुरू कर दें तो आपके जो लेक्चर्स हैं वो खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। ये और मेरी बात याद रखिएगा कि YouTube के ऊपर वीडियो सीरीज बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप iCode गुरु के ऊपर पढ़ें। ट्रस्ट मी, इसके अंदर लर्निंग ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि आपके सामने आपको नहीं पता कि स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या कोई इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। तो आपको जब करेक्ट करता है तो आपकी जो लर्निंग है वो आपकी अपनी ज्यादा अच्छी हो रही होती है। और दूसरी चीज कि अगर आपने किसी टॉपिक को खुद पढ़ना है या प्रेजेंट करना है और आपके सामने कोई ऑडियंस नहीं बैठी हुई है तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। लेकिन जब आपके सामने ऑडियंस होती है तो आपका जहन पे प्रेशर पड़ता है और आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं जो आप खुद बोल रहे होते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर CV में ये मेंशन करना है कि आपने लाइक कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स दिए थे या कुछ वीडियो लेक्चर्स थे आपके, तो आप उस iCode गुरु के जो लिंक्स हैं उनको अटैच कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि मैंने यहाँ यहाँ पढ़ाया हुआ है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी प्रूव होती है और प्रोफेसर जो है वो विजुअलाइज कर पाता है कि आप किस तरह से बोलते हैं। जब कल आप कॉन्फ्रेंसिस के अंदर अपना पेपर डिफेंड कर रहे होंगे, अपना केस डिफेंड कर रहे होंगे, तो आप किस तरह से बोल पाएंगे। जी, इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन? दो ही होते हैं, हर बंदे के दो ही वोट होते हैं। जी मैम। हमने एक ही डाला। जी मैम मलिहा, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशंस। पूरी दुनिया से यूएस के अंदर जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो उनके CV के अंदर और iCode गुरु के स्टूडेंट्स के CV के अंदर जो एक चीज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करती है, डिस्टिंग्विश करती है, वो ये है इंटरनेशनल हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशंस। iCode गुरु के स्टूडेंट्स की पोजीशंस आती हैं हैकाथॉन्स के अंदर और ये हर किसी की आ रहती है जो iCode गुरु के ऊपर रेगुलर है, पिछले 6 मंथ से वो हैकाथॉन्स अटेंड कर रहे हैं। तो इट इज 100% कन्फर्म कि आपकी किसी ना किसी हैकाथॉन में पोजीशन आ जाएगी। उसकी रीजन ये है कि हम हैकाथॉन के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली आपको प्रिपेयर नहीं करते कि आप प्रिपेयर होकर हैकाथॉन में जाएं, बट इंस्टेड हम ये करते हैं कि आप आइटरेटिवली हैकाथॉन ज्वाइन करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल इस हैकाथॉन में जाएं,
हमारे साथ मैम मोइजना है। मैम अपना आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? आपने अपनी जर्नी लिंक्डइन पे शेयर की हुई थी। यस सर। जी मैम बताइए कि आपने हैकाथॉन्स किस तरह से ज्वाइन करने शुरू किए थे और अब आप कहाँ पे हैं? लाइक आप अब आपके लिए हैकाथॉन ज्वाइन करना कैसा होता है और क्या आपकी लर्निंग जा रही है? सर जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था ना सर, मुझे टीम भी नहीं मिली थी। एंड मुझे कुछ समझ नहीं आया था इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते। और सेकंड टाइम था, उसमें मुझे टीम मिल गई, लेकिन उसमें मुझे कुछ नहीं करना आया। वो टीम थी जो टीम मेंबर्स थे ना वो यूरोपियन थे, जॉर्जिया से। तो मुझे उनसे बात करनी नहीं आ रही थी और उनसे कुछ पूछना भी नहीं आ रहा था। एक जूम मीटिंग भी 24 आवर्स का हैकाथॉन था, और मैंने बहुत मुश्किल से जैसे पहली दफा बात की थी। एंड फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आई, और वो प्रोजेक्ट भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, वो रह गया। तीसरी दफा जो हैकाथॉन था वो अच्छा था। वो हमारे साथ थी मैम सरताशा थी, सर कासिम थे, और वो अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। नेक्स्ट फोर्थ हैकाथॉन में इतनी समझ आ गई थी कि मैंने टीम लीड की थी सर। एंड सो दैट्स ऑल। थैंक यू मैम। सर ये जो अप्रोच है ना, ये सर जफर की बहुत बेहतरीन अप्रोच है कि आप बगैर प्रेपरेशन के अंदर हैकाथॉन के अंदर जाएं, ठीक है, और आप साथ साथ लीड कोड कर रहे हो, आप आई कोड गुरु का कोई ना कोई एक सेशन साथ साथ अटेंड कर रहे हो। उससे ये है कि आप जब लीड कोड कर रहे होंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे होंगे। तो हैकाथॉन के अंदर जब आपको कोई अननोन स्टैक दी जाती है जिसके अंदर आपने काम करना होता है, तो आप उसको लर्न करके उसके अंदर काम करते हैं, तो आपकी जो लर्निंग है वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है, आपको चीजें करनी आ जाती है। इसका फायदा प्रोफाइल में तो होता ही है कि आपकी प्रोफाइल शाइन करती है कि आपने इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के अंदर ये प्रोजेक्ट्स बनाए और इनका ये इम्पैक्ट है। जब आप इंडिविजुअली प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो उससे ये प्रोफेसर को समझ आती है जब वो आपके सामने कोई भी रिसर्च का प्रॉब्लम रखेगा, एक अननोन प्रॉब्लम, तो आप उसके अंदर बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे एज कम्पेयर टू अ कैंडिडेट जिसका सीवी खाली है। ठीक है। और सिमिलरली कोडिंग कॉम्पिटिशन्स जो है पाकिस्तान से, ये सर जफर ने बताया था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ये बहुत ही एक मोर्चा हो जाएगा कि एक कोई स्टूडेंट जो है वो मेटा का कोडिंग कंपटीशन जीत जाता है या गूगल का कोई कोडिंग कंपटीशन जीत जाता है। लेकिन आपकी जो प्रेजेंस है उनके अंदर वो ये प्रूव करती है कि आप 3 घंटे या 4 घंटे बैठ के एफर्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और जैसे आप किसी भी कंपटीशन को ज्वाइन कर लें, तो आपका जो पहला कंपटीशन होगा उसके अंदर आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, अनलेस के कोई आपको बता रहा हो। आप जो दूसरा आपका सेम कंपटीशन होगा उसके अंदर आपकी चीजें जो है वो ज्यादा अच्छी क्लियर होंगी, क्योंकि तब तक आप अगर आईक्यूब ग्रुप पे रेगुलर रहेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो अच्छी हो जाएंगी, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी समझ आ जाएगी और आपको सोल्यूशन भी कोड करना आ जाएगा। एटलीस्ट आपको एल्गोरिदम जो है वो वर्बली बताना आ जाएगा कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये आपको आपके रेज्यूमे को शाइन करती हैं, उसके ऊपर शाइन करती हैं और प्रोफेसर को ये बताती हैं कि दिस कैंडिडेट इज एक्सेप्शनल एंड ही विल परफॉर्म एक्सीलेंट व्हेन गिवन एन अपॉर्चुनिटी। इनके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन? जो चैट में क्वेश्चन है कि लीड कोड के हमें कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए, तो श्योर, व्हाई नॉट, अगर आपके पास टाइम है तो आप जरूर ज्वाइन करें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कंसिस्टेंट आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी है जो हैकाथॉन्स के अंदर थी कि आप हैकाथॉन्स ज्वाइन करना शुरू करें। जैसे मैम मोइजना ने ऐड किया कि स्टार्ट में उनको टीम भी नहीं मिली, तो स्टार्ट के अंदर जब आप आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करेंगे ना तो आपके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि आप एक 3 लाइन्स का कमेंट लिखें। ठीक है, बीइंग अ फ्रीलांस आर्टिकल राइटिंग राइटर, तो मुझे ये चीज बड़े अच्छे से समझ आती है कि जब आप पहला पहला अपना आर्टिकल लिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा पथेटिक होता है। इवन आप ग्रामरली का यूज कर लें उसके ऊपर, लेकिन आपका जो फ्लो होता है कंटेंट का, राइटिंग का, वो इतना अच्छा नहीं होता। तो उसका तरीका यही है कि आप लिंक्डइन के ऊपर या मीडियम के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर आपने बनाई हुई है तो उसके ऊपर कंसिस्टेंटली आर्टिकल्स राइट करें डेली। अगर आप सर जफर की प्रोफाइल देखें तो सर जफर जो है वो
बहुत कंसिस्टेंटली आर्टिकल लिखते होते थे कि उन्होंने टाइमर लगाया होता था कि आई हैव टू राइट एन आर्टिकल इन 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स में जो भी वो लिखेंगे वो पोस्ट कर देंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि जिससे आप अपनी प्रोफाइल को एनहेंस कर सकते हैं, कि अगर आप डेली का या वीकली एक आर्टिकल लिखें और उसके अंदर आप टाइम लिमिट कर दें कि मैंने इतनी देर के अंदर एक आर्टिकल लिखना है और उसको पोस्ट करना है, एंड इट कैन बी अबाउट समथिंग दैट आई डोंट नो, तो आप 30 मिनट्स में उसको रिसर्च करें और कुछ वर्ड्स उसके ऊपर लिख दें। तो आप ये खुद नोट करेंगे कि आफ्टर अ फ्यू आर्टिकल्स आपकी जो आर्टिकल राइटिंग स्किल है वो काफी अच्छी हो चुकी होगी, और आपको चीजें समझ आएंगी कि आपने लिखना किस तरह से है और वर्बली किसी चीज को प्रेजेंट किस तरह से करना है। तो दिस एक्ट्स एज अ यूनिक पॉइंट इन योर प्रोफाइल, कि अगर आपने रिसर्च पेपर्स में काम नहीं किया हुआ, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत रेयर होता है। ये सर। हाँ जी। अ, तो आप अगर लिंक्डइन के ऊपर कंसिस्टेंटली आर्टिकल राइटिंग करते रहेंगे, तो प्रोफेसर को ये प्रूव होता है कि यू कैन राइट गुड, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ वर्बली, एंड यू कैन एक्सप्रेस आइडियाज वर्बली। तो इसके बारे में किसी को भी क्वेश्चन? ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बता दूं आपको कि लिंक्डइन पे कंसिस्टेंटली लिखना जरूरी है। अच्छा लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा लिखेंगे ना तो आप फेल हो जाएंगे। कंसिस्टेंटली लिखें, अच्छा खुद ही होता जाएगा। जिस तरह बच्चा ये वेट नहीं करता कि मैं पहले अच्छा चलना सीखूंगा फिर मैं चलना शुरू करूंगा, बच्चा चलना शुरू कर देता है, आस्ते आस्ते खुद ही स्मूथनेस आ जाती है उसमें। तो इस तरह रखें मसलन कि मैंने रोज एक किसी के आर्टिकल पे शुरू में कमेंट लाजमी करना है, फिर आस्ता आस्ता मैंने एक पोस्ट लाजमी लिखनी है। क्या पोस्ट कैसे लिखनी होती है कि मैंने 30 मिनट में कोई भी चीज लिंक्डइन पे लिख देनी है जो जहन में आए, जो समझ में आए। तो ये नहीं लिखनी होती कि मैं एक अच्छी सी पोस्ट लिखूंगा। दुनिया में 99.9% लोग इसीलिए फेल होते हैं अच्छा लिखने में, क्योंकि वो लिखना ही नहीं शुरू करते। तो उन्होंने अपने लिए स्टैंडर्ड ही इतना हाई रखा होता है कि वो खुद ही अपने आप को फेल करते रहते हैं। तो लिखना शुरू करें, अच्छा खुद ही हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। ये ह्यूमन ब्रेन ऐसे काम करता है। ठीक है, इसी तरह आप टाइपिंग स्पीड पे रोजाना फोकस करें, खुद ही अच्छी हो जाएगी। इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम। तो दुनिया में आईक्यू बेशुमार लोगों का अच्छा होता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें जितने टॉपर पिछले 70 साल में गुजरे हैं, उनमें से मोस्टली कैरियर में फेल हुए हैं। उसकी रीजन क्या है? कंसिस्टेंट नहीं रह सके। तो कंसिस्टेंट रहने का बेहतरीन तरीका क्या है कि काम इतना कम करें कि आप अगले 20 साल वो चीज़ रूटीन के साथ कर लें। और फेल होने का क्या तरीका है कि काम इतना ज़्यादा करें और कहें मैं बहुत काम करने वाला हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट भी आ रहा हूँ, मैं हैकाथॉन भी जीत रहा हूँ, मैं हफ्ते में 3 हैकाथॉन हो गया, और 2 महीने बाद सब कुछ ही छोड़ दें। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी का इसमें क्वेश्चन? तो जिंदगी में जो लोग फेल होते हैं, जो मेहनत करने वाले फेल होते हैं, वो नॉर्मली ओवर वर्क करते हैं थोड़े अरसे के लिए और फेल हो जाते हैं। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इज द सुपर इम्पोर्टेंट। तो जी सर, वो आगे शुरू करेंगे। तो थैंक आप यू में से सर। किसी को फायदा हो रहा है आज के लेक्चर का? एनीबॉडी हु थिंक्स कि उससे कुछ नई बातें पता चल रही यस सर। यस सर। हैं? हैंड रेज कर दें जो बोल नहीं सकते। अमेजिंग, अमेजिंग, जबरदस्त। हाँ, तो फायदा, मैं फायदा का उसको गिनूंगा कि उसको फायदा हुआ है जो इस टॉक के बाद अमेरिका के लिए प्लान करेगा और यहाँ पे आएगा, और फिर एक दिन बिलियनर बनेगा और मुझे बताएगा वो मैंने ना सर जुबैर जफर की टॉक सुनी थी इसलिए आया। तो उसे मैं सक्सेस कंसीडर करूंगा जो इस टॉक को 2 दिन बाद, जिसके लाइफ स्टाइल में इस टॉक के बाद कोई चेंज नहीं आया। तो वो खुशफहमी में रह सकता है कि जुबैर जफर ने बड़ी अच्छी टॉक दी थी, लेकिन वो ही वॉज अनएबल टू टेक द एडवांटेज। डज इट मेक सेंस? कि जिस तरह अगर 10 लोग एप्पल खाएं तो हर एक की सेहत पे डिफरेंट डिफरेंट असर पड़ेगा, और वो असर कैसे पड़ता है? वो डिपेंड करता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे,
उस बंदे के कि वो सेब में से अच्छी अच्छी चीजें एक्सट्रैक्ट कौन सी करता है। तो ये टॉक आप सब लोग सुन रहे हैं और भी सुनेंगे, पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि इस टॉक के बाद कौन लोग सक्सेस की तरफ जाना शुरू होते हैं। तो अगर एक हफ्ते बाद देखिएगा, अगर आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आई तो यू आर अनएबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, या दूसरे अल्फाज में आप नॉन सीरियस थे और विंडो शॉपिंग कर रहे थे। तो जो लोग अच्छा बोलते हैं तो उनके ऑडियंस के साथ एक मसला ये होता है कि ऑडियंस उनकी टॉक को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ऑडियंस उनसे सीख कुछ नहीं रहते, वो वैसे उन्हें मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो कोशिश करें कि वो ना हो रहा हो आपके साथ। चलें सर, कंटिन्यू करें। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जी, अभी कंटेंट राइटिंग की बात हो रही थी कि आर्टिकल राइटिंग करनी चाहिए, तो उसमें मेरा ये है कि मैंने मीडियम पे एक प्रोफाइल काफ़ी साल पहले बनाई थी। तो उसमें तब मैंने मतलब कंसिस्टेंसी से तो नहीं, मगर ये कि वक्तन फ़वक्तन मैंने कुछ आर्टिकल्स वहाँ पे कोई तकरीबन 15 तक आर्टिकल्स मीडियम पे लिखे। और उसके बाद अब लिंक्डइन पे भी अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे वैसे कौन से प्लेटफॉर्म पे फिर ज़्यादा मेरे ख्याल से सूटेबल रहेगा कि मैं दोनों मेरे पे ख्याल में स्टार्ट करती हूँ? नहीं, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मीडियम यूज करते हैं, और कंटेंट इतना ज्यादा हो गया कि किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपका आर्टिकल पढ़े। लाखों और आर्टिकल हैं सेम टॉपिक पे, यस। ऐसे ही। तो आर्टिकल यस। लिखना क्यों? आर्टिकल इसलिए लिखना है कि आप रिक्रूटर की नजरों में आए, प्रोफेसर की नजरों में आए, एम्प्लॉय की नजरों में आए। तो ये सब लोग लिंक्डइन का पोस्टें देखते हैं, आर्टिकल नहीं देखते। तो आपको लिंक्डइन की पोस्टों पे ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। दूसरे बंदों की पोस्टों पे कमेंट करें, अपनी कोई पोस्टें लिखें, दो दो तीन तीन पैराग्राफ की, लेकिन ऐसी पोस्ट लिखें जो जल्दी सब लिखें। जो आर्टिकल लिखना है उसमें मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, 3-4 दिन लग जाते हैं, एंड नो बडी हैज दैट टाइप ऑफ टाइम। थैंक यू। डज इट मेक सेंस? यस। क्या आप लिंक्डइन पे शोर मचाती रहेंगी तो लिंक्डइन के एल्गोरिथम को लगेगा कि आप आजकल लिंक्डइन पे हैं, वो आपका पेज दूसरे बंदों को दिखाएगा और इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके। ठीक है, तो लिंक्डइन इज ड्रिवन बाय डाटा, तो डाटा जो कहेगा लिंक्डइन वो सच समझेगा। ऑलराइट। तो जिस तरह पाकिस्तान में भी 2 मिलियन यंगस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, अगर वो दोनों हर हफ्ते एक आर्टिकल लिखना शुरू कर दें तो लिंक्डइन को लगेगा पाकिस्तान में बड़ा काम होना शुरू होगा। आर्टिकल में लिंक्डइन पे पोस्ट। ओके। ये सबको क्लियर हो गई ये बात? सर मेरा यस। इसके ऊपर ये क्वेश्चन है कि हम जब अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हैं, सो उसके लिए तो जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली आर्टिकल्स की बात करूं, और आर्टिकल्स अगर हम लोग लिंक्डइन पे एज अ पोस्ट डाल रहे हैं, उसके अंदर तमाम चीज़ें एज अ पोस्ट डाल ऐड कर रहे हैं लिंक्डइन के अंदर, तो वो हमारी पोस्ट रैंक नहीं होती गूगल के ऊपर, और उसका कोई अच्छी तरीके से रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर ये लिंक्डइन आर्टिकल्स हैं तो उसकी एसईओ ऑटोमेटिकली होती है, फिर मीडियम पे बिल्कुल। ऑटोमेटिकली हो रही होती है। तो रिक्रूटर की नज़र के अंदर तो वो ज़्यादा अच्छा होगा ना कि आपकी वो प्रोफाइल देखिए, उसको अच्छा, आपके तमाम इसमें आर्टिकल्स मिल जाए। बिल्कुल, इसमें नो वन साइज फिट्स ऑल। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि थोड़े से आर्टिकल लिखें, बहुत ज़्यादा ना लिखें, और आर्टिकल जब लिखें तो उसे लिंक्डइन की पोस्ट में शेयर करें, उसका लिंक एक पैराग्राफ के साथ। एक पैराग्राफ में बताएं ये टॉपिक कौन सा है और क्या कहते हैं, आगे लिख दें कंटिन्यू रीडिंग और आर्टिकल का लिंक दे दें। डज इट मेक सेंस? यस सर। ये फिर मेरे ख्याल से तो इसके और आर्टिकल लिंक्डइन पे एक्टिव हो आर्टिकल जाएंगे, वो मसलन भी हो एक जाएगा। बहुत अच्छा आर्टिकल ये हो सकता है कि विजुअल स्टूडियो के डिबगर चलता कैसे है, या उसमें कॉल स्टैक कैसे देखते हैं, या उसमें ब्रेक पॉइंट कैसे लगाते हैं। यानी कि आर्टिकल एक पैराग्राफ भी हो सकता है जिसमें आपने एक टिप शेयर की हो। रूट टूवर्ड्स फेलियर ये है कि आप इतना अच्छा आर्टिकल लिखने की कोशिश करें कि आप लिख ही ना पाए, क्योंकि लाइफ में और भी बड़े काम होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये भूल जाएं कि कोई आपको जज कर रहा है, ये भूल जाएं कोई सोचता है कि आप अच्छे लिखते हैं या बुरे लिखते हैं, बस लिखना शुरू कर दें।
You will get reward for it. तो जब आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी फिर ही आप बहुत जल्दी लिख लेंगे, फिर आपका टाइम उतना नहीं लगेगा। अगर टाइपिंग स्पीड पूरी आप 3 घंटे में जो लिखते हैं, टाइपिंग स्पीड अच्छी है 10 मिनट में लिखेंगे। डज इट मेक सेंस? यस सर। तो चलें सर, कंटिन्यू करें आगे। अब वैसे टाइम हो गया नेक्स्ट सेशन का, तो मे भी मेरा ख्याल है कि जुबैर ये कोई वर्कशॉप रखो जिसमें वीडियो सीवी बनवाओ सबके, श्योर सर। राइट। और इसी तरह एक वर्कशॉप रखो जिसमें पेज लिंक्डइन, जिसमें वेब पेज बनवा दो गिटहब के ऊपर सबका। श्योर सर। सही है। तो ये वर्कशॉप जरूरी नहीं है आप दें, किसी भी मॉड्यूलेटर को पुरानी वीडियो दिखाएं, उसे कहिए तैयार करे और नए को पढ़ा दे। जी जी सर, श्योर। सही है, किसी भी स्टूडेंट को। तो ये जो 2 चीजें हर एक की होनी चाहिए, एक गिटहब पे आपका वेब पेज हो जिसमें आपकी सारी चीजें पड़ी हो, और दूसरा आपका वीडियो सीवी हो अच्छा सा। तो ये आपको एडवांटेज देंगे। तो चलें जी, कंटिन्यू करें, या यहाँ पे ऑफ करना। किसी को क्वेश्चन है तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, या कोई फीडबैक है किसी की तो। सर एक सर क्वेश्चन पूछना है। जी सर जैसे पूछें। आप वेब पेज की बात कर रहे हैं, तो अक्सर मैंने प्रोफेसर का देखा तो उनका एक वेब पेज होता है, तो बिल्कुल उसी तरह का बनाना है, या फिर अगर हमारी अपनी एक पर्सनल पोर्टफोलियो साइट है तो वो काफ़ी है इसके लिए? यार जो मर्जी करें। देखें अल्लाह ने इस क्लास में देखें 20 लोग बैठे हैं। अल्लाह ने 20 को दिमाग इसीलिए दिया कि वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन करें। ओके सर। सही है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं करता। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि लिखना शुरू करें, टॉपिक खुद डिसाइड करें, क्योंकि अगर मैंने कोई हिंट दे दिया ना तो वो तो मेरा दिमाग है, तो आप सब लोग उसी भेड़ चाल में लग जाएंगे। दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। वी वांट कि हर बंदे का अपना स्किल सेट, अपनी थिंकिंग, अपना थॉट प्रोसेस सामने है, क्योंकि जॉब में ये चाहिए होता है कि आप डिसीजन खुद लें। जॉब में आपको बॉस सिर्फ ये बताता है कि ये काम कर देना है, डिसीजन आपने खुद लेने होते हैं, इस तरह का। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि काम जैसे समझ में आता करें, और साथ अपनी आंखें और कान खुले रखें जब लोग फीडबैक देते हैं तो, और उस लिहाज से अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ओके सर, चल थैंक यू। चलें जी, अमेजिंग। तो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तो दुबैर जफर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। सर बस एंड करते हैं, हमारी नेक्स्ट है सेशन इसके बाद। थैंक यू, लफे चेयरमैन।